नमस्कार। जब हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में सोचते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में भारत के पहले राष्ट्रपति की एक शांत सौम्य तस्वीर उभरती है। बिल्कुल। लेकिन ये तो कहानी का आखिरी अध्याय है। हाँ। आज हम उस कहानी की गहराई में उतरेंगे जो इस अध्याय तक ले आई। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक वकील ने बिहार में जमीन से एक एक ईंट जोड़कर आजादी के आंदोलन की पूरी इमारत खड़ी कर दी। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि उनका राष्ट्रपति बनने का सफर वो अचानक से शुरू नहीं हुआ। इसके पीछे दशकों की मेहनत, संगठन और एक पूरी रणनीति थी। उनकी असली कहानी तो बिहार की गलियों और गांव में शुरू होती है, जहां उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन की नींव रखी थी। तो चलिए इस सफर को समझने के लिए और खासकर बीपीएससी मेंस के उत्तर के लिहाज से इसे दो हिस्सों में देखते हैं। हाँ, ये अच्छा रहेगा। एक तरह से ये उनके जीवन के दो अंक हैं। पहला अंक है चंपारण सत्याग्रह से पहले का, जब वे एक संगठनकर्ता के रूप में बिहार को राजनीतिक रूप से जगा रहे थे। सही है। और दूसरा अंक है चंपारण के बाद का, जब गांधी जी से मिलने के बाद वे क्रांतिकारी नेता में बदल गए। ये एक पूरी तरह से काया पलट कहानी है। बिल्कुल। और पहला अंक यानी 1917 से पहले का दौर वो अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन एक अच्छे उत्तर के लिए वो सबसे ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि इसी दौर में उन्होंने वो जमीन तैयार की जिस पर बाद में गांधी जी ने आकर आंदोलन का बीज बोया। बिना इस तैयारी के शायद चंपारण उतना सफल नहीं होता। अच्छा, तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? मतलब उत्तर में हमें कहाँ से शुरू करना चाहिए? 1905 के बंग आंदोलन से? हाँ, मेरे ख्याल से वो एक बेहतरीन शुरुआती बिंदु है। उस समय तो बिहार में राजनीतिक चेतना बहुत ज्यादा नहीं थी। ऐसे में उनकी क्या भूमिका थी? उस समय उनकी भूमिका एक अकेली लेकिन मजबूत आवाज जैसी थी। जब बंगाल विभाजन का विरोध हो रहा था तो बिहार के ज्यादातर बड़े नेता इससे दूर थे। राजेंद्र प्रसाद उस समय कलकत्ता में पढ़ रहे थे और वे इस आंदोलन की आग को महसूस कर रहे थे। वो बिहार के उन गिने चुने नेताओं में से थे जिन्होंने खुलकर इसका समर्थन किया और इसमें हिस्सा लिया। ये छोटी बात नहीं थी, ये दिखाता है कि वे समय से आगे सोच रहे थे। लेकिन सिर्फ हिस्सा लेना काफी नहीं होता। उन्होंने इस चेतना को बिहार में फैलाने के लिए क्या किया? यहीं पर बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की भूमिका आती है ना? हाँ, और यहीं पर हमें एक ऑर्गेनाइजेशनल जीनियस की पहली झलक मिलती है। 1906 में बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना सिर्फ एक स्टूडेंट क्लब बनाना नहीं था। अच्छा। ये बिहार का पहला पॉलिटिकल इंक्यूबेटर बनाने जैसा था। सोचिए, वो भविष्य के लिए नेताओं की एक पूरी पाइपलाइन तैयार कर रहे थे। ये एक दिलचस्प नजरिया है। मतलब ये सिर्फ छात्रों की समस्याओं पर बात करने का मंच नहीं था। बिल्कुल नहीं। नाम स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस था, लेकिन काम राष्ट्र निर्माण का हो रहा था। इसी मंच पर राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर बहस होती थी, चर्चा होती थी। तो एक तरह से ट्रेनिंग ग्राउंड था ये। हाँ, बिल्कुल। यहीं से वो चिंगारी निकली जिसने आगे चलकर पूरे बिहार को रोशन किया। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह जैसे बिहार के दिग्गज नेता कहाँ से निकले? इसी कॉन्फ्रेंस से। इसी कॉन्फ्रेंस की बहसों से तबकर वो नेता बने थे। राजेंद्र प्रसाद एक लंबा खेल खेल रहे थे। वो जानते थे कि आंदोलन को चलाने के लिए नेताओं की एक नई फसल की जरूरत पड़ेगी। तो उन्होंने युवाओं को संगठित किया। इसके बाद उनका औपचारिक राजनीति में प्रवेश होता है 1908 में बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य के रूप में। ये कितना महत्वपूर्ण कदम था? ये बहुत बड़ा कदम था। इससे पहले बिहार की राजनीति बिखरी हुई थी। इस कमेटी के बनने से बिहार संगठित रूप से राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ गया। मतलब बिहार की आवाज को एक प्लेटफॉर्म मिल गया। एकदम। अब बिहार की आवाज दिल्ली और कलकत्ता में सुनी जाने लगी थी। फिर 1911 में जब वो पहली बार कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल हुए तो उन्होंने बिहार को राष्ट्रीय नक्शे पर ला खड़ा किया। तो अगर हम इस पहले चरण को, मतलब उत्तर के पहले भाग को समेटें, तो ऐसा लगता है कि वो एक आर्किटेक्ट की तरह काम कर रहे थे। एकदम सही शब्द है, आर्किटेक्ट। वो आंदोलन की इमारत खड़ी करने से पहले उसकी नींव बना रहे थे, युवाओं को जोड़कर, संस्थाएं बनाकर और बिहार को राष्ट्रीय राजनीति से जोड़कर। बिल्कुल। उन्होंने बिहार को सिर्फ एक भौगोलिक इकाई से निकालकर एक मजबूत राजनीतिक इकाई बनाया। ये उनका शुरुआती लेकिन सबसे मौलिक योगदान था। उन्होंने वो स्टेज तैयार कर दिया था जिस पर आजादी की लड़ाई का सबसे बड़ा नाटक खेला जाना था। तो एक दशक से ज्यादा समय तक वे बिहार में ये पूरा राजनीतिक इकोसिस्टम बना रहे थे। लेकिन इस सारी तैयारी की असली परीक्षा होनी अभी बाकी थी, क्योंकि 1917 में चंपारण में एक व्यक्ति से हुई मुलाकात ने उनके जीवन की पूरी दिशा ही बदल दी। हाँ। और यहीं से कहानी का दूसरा और सबसे नाटकीय अंक शुरू होता है। 1917 में जब वो चंपारण में महात्मा गांधी से मिले तो वो सिर्फ एक मुलाकात नहीं थी, वो एक मेटामॉर्फोसिस था, एक कायापलट। हाँ, वो गांधी जी के काम करने के तरीके, उनके सत्य और अहिंसा के दर्शन से इतने गहरे प्रभावित हुए कि वो पूरी तरह बदल गए।
अब वो सिर्फ एक वकील या संगठनकर्ता नहीं थे, वो एक सत्याग्रही बन चुके थे। और इसका सबसे बड़ा सबूत हमें 1920 के असहयोग आंदोलन में देखने को मिलता है। उस समय वे बिहार के सबसे सफल वकीलों में से एक थे, जिनकी जबरदस्त प्रैक्टिस चल रही थी। और गांधी जी के एक आह्वान पर उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। एक मिनट रुककर इस त्याग के बारे में सोचिए। ये सिर्फ नौकरी छोड़ना नहीं था, नहीं, ये अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा, अपनी आर्थिक सुरक्षा, अपना पूरा भविष्य दांव पर लगा देना था, गांधी जी के एक बुलावे पर। इस एक कदम ने बिहार के आम लोगों को जितना प्रेरित किया, उतना शायद 100 भाषण भी नहीं कर पाते। लोगों ने देखा कि ये नेता सिर्फ बातें नहीं करता, ये त्याग भी करता है। इस कदम का असर क्या हुआ? क्या इससे लोगों का आंदोलन से जुड़ाव और गहरा हो गया? बहुत गहरा। जब लोगों ने देखा कि इतना बड़ा वकील अपनी चलती हुई वकालत छोड़कर खादी पहनकर गांवों में घूम रहा है, तो उनमें एक अविश्वसनीय भरोसा पैदा हुआ। उन्होंने सिर्फ वकालत नहीं छोड़ी, बल्कि पूरे बिहार का दौरा किया, लोगों को आंदोलन का मतलब समझाया, उन्हें संगठित किया। उनकी सादगी और समर्पण ने उन्हें राजेंद्र बाबू बना दिया, जनता का अपना नेता। लेकिन आंदोलन सिर्फ जोश और जुनून पे नहीं चल सकता, उसे एक ढांचे की जरूरत होती है। बिल्कुल। इसी सोच के साथ उन्होंने बिहार विद्यापीठ और सदाकत आश्रम जैसी संस्थाओं की स्थापना की। ये सिर्फ इमारतें थी या इनका कोई बड़ा मकसद था? ये इमारतें नहीं, ये आंदोलन के पावर हाउस थे। बिहार विद्यापीठ का आइडिया तो बहुत क्रांतिकारी था। कैसे? जब गांधी जी ने सरकारी स्कूलों कॉलेजों के बहिष्कार का आह्वान किया, तो एक सवाल उठा कि ये छात्र कहाँ जाएंगे। राजेंद्र बाबू ने उसका जवाब दिया बिहार विद्यापीठ के रूप में। ये राष्ट्रवादी शिक्षा का एक केंद्र बन गया, जहाँ छात्रों को आजादी के मूल्यों के साथ पढ़ाया जाता था। और सदाकत आश्रम, उसका क्या महत्व था? सदाकत आश्रम तो बिहार में स्वतंत्रता आंदोलन का नर्व सेंटर था, उसका वॉर रूम कह सकते हैं। अच्छा। ये कांग्रेस का मुख्यालय भी था, कार्यकर्ताओं के रहने की जगह भी थी और रणनीति बनाने का केंद्र भी। बिहार से जुड़ा हर बड़ा फैसला इसी आश्रम में लिया जाता था। इन संस्थाओं के जरिए उन्होंने कार्यकर्ताओं की एक ऐसी फौज तैयार की जो सालों तक आंदोलन को ऊर्जा देती रही। असहयोग आंदोलन के बाद नमक सत्याग्रह के दौरान भी उनकी भूमिका बहुत अहम रही, बल्कि उन्होंने ही बिहार में आंदोलन की पूरी रूपरेखा तैयार की थी। हाँ, और तब तक उनका कद इतना बड़ा हो चुका था कि अंग्रेजी हुकूमत उन्हें अपने लिए सबसे बड़ा खतरा मानने लगी थी। अच्छा। इसीलिए आंदोलन को कमजोर करने के लिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन हुआ इसका उल्टा। क्या हुआ? उनकी गिरफ्तारी ने आंदोलन की आग में घी का काम किया। ये इस बात का सबूत था कि अब राजेंद्र प्रसाद सिर्फ बिहार के नेता नहीं रह गए थे, वो एक राष्ट्रीय हस्ती बन चुके थे। और ये राष्ट्रीय प्रभाव हमें तब साफ दिखता है जब वे कांग्रेस के अध्यक्ष चुने जाते हैं। एक बार नहीं बल्कि तीन बार, 1934, 1935 और 1947 में। हाँ, और ये किसी भी नेता के लिए बहुत बड़ा सम्मान था। बिल्कुल। लेकिन ये सम्मान से ज्यादा एक जिम्मेदारी थी। और अगर आप समय देखें तो उन्हें हमेशा संकट के समय ही ये जिम्मेदारी दी गई। अच्छा, ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। वो तब अध्यक्ष बने जब कांग्रेस को एक ऐसे शांत, संतुलित और सर्वमान्य नेता की जरूरत थी जो पार्टी को एकजुट रख सके। वो एक तरह से कांग्रेस के संकट मोचक थे। सबको साथ लेकर चलने वाले। बिल्कुल, उनका स्वभाव ही ऐसा था और मुश्किल समय में पार्टी को इसी की सबसे ज्यादा जरूरत थी। आजादी से ठीक पहले 1946 में बनी अंतरिम सरकार में उन्हें खाद्य और कृषि मंत्री बनाया गया। उस समय देश बंटवारे और अकाल की दोहरी मार झेल रहा था। ये तो कांटों का ताज पहनने जैसा रहा होगा। बिल्कुल, लेकिन उन्होंने उस चुनौती को भी बहुत कुशलता से संभाला। पर उनका सबसे बड़ा और ऐतिहासिक योगदान तो अभी आना बाकी था, जो भारत की नियति लिखने वाला था। हाँ। आप संविधान सभा की बात कर रही हैं। हम अक्सर सुनते हैं कि वे संविधान सभा के अध्यक्ष थे। ये सुनने में एक मानद पद जैसा लगता है। उन्होंने असल में क्या किया? उनकी भूमिका कितनी सक्रिय थी? ये एक बहुत अच्छा सवाल है और उत्तर में इस बात पे जोर देना बहुत जरूरी है। उनका पद मानद बिल्कुल नहीं था। तो फिर कैसा था? वो एक ऑर्केस्ट्रा के उस कंडक्टर की तरह थे जिसके बिना संगीत बिखर जाता। सोचिए, एक हॉल में देश के कोने कोने से आए सैकड़ों नेता बैठे हैं, सबके अपने विचार, अपनी विचारधाराएं, अपनी जिद। सरदार पटेल जैसे मजबूत नेता हैं, नेहरू जैसे विचारक हैं, अंबेडकर जैसे कानून के विशेषज्ञ हैं। इन सब के बीच संतुलन बनाना, बहस को सही दिशा देना और सबको एक सहमति पर लाना, ये काम राजेंद्र प्रसाद ने किया। मतलब उनका काम बहस को संचालित करने से कहीं ज्यादा था। कहीं ज्यादा। उन्होंने अपने धैर्य और अपनी निष्पक्षता से सबका विश्वास जीता। वो घंटों तक चुपचाप सबकी दलीलें सुनते थे और फिर एक ऐसा रास्ता निकालते थे जो सबको मंजूर हो। वाह! अगर वो नहीं होते तो शायद हमारा संविधान बनने में और कई साल लग जाते, या शायद वो इतना सर्वसम्मति वाला दस्तावेज बन ही नहीं पाता। ये उनकी सबसे बड़ी देन थी। और फिर इसी संविधान के तहत वे स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति बने। एक तरह से उन्होंने कानून बनाया भी और फिर राष्ट्र के प्रमुख के तौर पर उस कानून की रक्षा भी की।
ये एक अनोखा संयोग है और ये उनके कद को और विशाल बनाता है। राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने इस सर्वोच्च पद की गरिमा स्थापित की। कैसे? एक नया लोकतंत्र था जिसे सही परंपराओं की जरूरत थी। उन्होंने प्रधानमंत्री नेहरू के साथ मिलकर एक स्वस्थ संसदीय परंपरा की नींव रखी, जो आज भी हमारे लोकतंत्र का आधार है। तो अगर हम पूरे सफर को देखें तो वो एक क्षेत्रीय संगठनकर्ता से शुरू होकर एक राष्ट्रीय क्रांतिकारी बने और आखिर में एक राष्ट्र निर्माता के रूप में उभरे। बिल्कुल। चंपारण ने उन्हें गांधीवादी बनाया और फिर उन्होंने गांधीवादी सिद्धांतों को बिहार की राजनीति की मुख्य धारा बना दिया। तो उनके प्रभाव को हम 2 स्तरों पर देख सकते हैं। हाँ, बिहार के स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर। बिहार में उन्होंने प्रदेश में राष्ट्रवाद की जड़ें इतनी मजबूत कर दी कि बिहार स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे मजबूत गढ़ों में से एक बन गया। और राष्ट्रीय स्तर पर? राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने संकट के समय कांग्रेस को नेतृत्व दिया और संविधान निर्माता के रूप में भारत को एक दिशा दी। वो एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे और एक राष्ट्र निर्माता भी। ये दोहरी भूमिका उन्हें अपने समय के कई नेताओं से अलग करती है। ये बहुत ही व्यापक विश्लेषण है। तो आज की हमारी बातचीत का सार यह है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कहानी सिर्फ राष्ट्रपति बनने की कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये जमीनी स्तर पर संगठन बनाने, लोगों को प्रेरित करने, त्याग करने और फिर एक पूरे राष्ट्र के भविष्य का निर्माण करने की कहानी है। हाँ, और हमें उन्हें उसी महान पीढ़ी के नेताओं में देखना चाहिए जिसमें डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह और जयप्रकाश नारायण जैसे लोग शामिल थे। सही बात। बल्कि आधुनिक बिहार और आधुनिक भारत की नींव भी रखी। बिल्कुल। उनका जीवन त्याग, सेवा और राष्ट्र निर्माण का प्रतीक है। बिल्कुल। तो एक अच्छे उत्तर के लिए जरूरी है कि परिचय, उनके योगदान के दोनों चरण और फिर महत्व को समझाते हुए एक प्रभावी निष्कर्ष लिखा जाए। और इसी के साथ हम श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जीवन और उनके सिद्धांतों जैसे सादगी, ईमानदारी और सबको साथ लेकर चलने की क्षमता से आज के सार्वजनिक जीवन और नेतृत्व के लिए क्या प्रासंगिक सबक सीखे जा सकते हैं?